Hello learners. In this video, we will learn about the economic as well as uska jo alternate name hai, that is the domestic territory. Now, what does this word mean? We will understand. This is basically lecture number 8, and the series which I'm preparing this lecture is the basic concepts of macroeconomics. So those students who have not seen the previous lecture, kindly see the previous lecture so that you will be able to co-link with this particular topic. Now, what is economic territory? Let us understand. First of all, आपके सामने एक definition है. Economic territory की definition ये बोलती है geographical territory, as you can see in the slide, that is geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely and includes what. अब इसमें जो इंक्लूजन्स हैं वो बहुत चीजें याद रखना, क्योंकि इसी पे आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पूरी डेफिनेशन इंक्लूडेड है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इंक्लूजन्स वन बाय वन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या बोला? Political frontiers. What they are saying, that is political frontiers including territorial waters and air spaces. तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, मान लो ये अपनी इंडिया का लैंड मास है, इंडिया लैंड मास, एंड दिस इज द पॉलिटिकल टेरिटरी. सो अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी सिर्फ लैंड मास तक सीमित नहीं है. We are also on the water limits. So here there are 200 nautical miles वाटर लिमिट्स हैं, उसको भी अपनी इंडियन टेरिटरी का पोर्शन माना जाता है. इसीलिए आपको देखा होगा कि लक्षद्वीप आइलैंड्स एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो इंडिया के लैंड मास से चुपके हुए नहीं है, देन टू दीज आर द पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर अंडर द 200 नॉटिकल माइल किलोमीटर्स व्हिच इज बीइंग गिवन. सेकेंड, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो इंडिया पर्सन ऑपरेट कर रहा है. आज अगर आप सिंपल मान के चलो, एयर इंडिया जो आपकी पर्टिकुलरली दिस इज दी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और इंडियन पर्सन, तो वो अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो भी पर्सन ऑपरेट कर रहा है और वो अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मींस अपनी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बाहर भी जाएगा, तो भी वो किसका पोर्शन माना जाएगा? तो भी वो इकोनॉमिक टेरिटरी का पोर्शन माना जाएगा. टेक द सिंपल एग्जांपल, इंडिया में सपोज एयर इंडिया की फ्लाइट है और वो इंडिया से यहाँ पे पहुंच गई यूएसए. तो जो एयर इंडिया की फ्लाइट है, दैट इज द शिप और द एयरक्राफ्ट, that will be the portion of India even it is going outside the political boundaries. Moving on to the third scenario, that is fishing vessels, oil and natural gas, particularly rigs. तो जो ये फिशिंग वेसल्स हैं और ये ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स हैं बेटा, ये ओशंस में पाई जाती हैं मेजरली. सो अगर इंडिया के ये 200 नॉटिकल माइल्स में या फिर इसके बाहर भी कोई ऑयल रिग्स ओन करके रखिए, टेक द सिंपल एग्जांपल, आई एम नाउ क्लियरिंग द बोर्ड, सपोज इंडिया है और यहाँ 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर, चलो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद रिलायंस ने अपना एक ऑयल रिग परचेज करके रखा है. वाई? बिकॉज इट इज डीलिंग इन पेट्रोकेमिकल्स, तो उसका एक जो ऑयल रिग है वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर है. अब धीरू भाई अंबानी क्या है? इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट. सो अल्टीमेटली जो ये ऑयल रिग होगा वो भी किसका पोर्शन माना जाएगा? दैट विल बी आल्सो कंसीडर एज इंडियाज पोर्शन. ये बहुत हैवी टॉपिक है बेटा. फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स, अगेन दैट हैज टू बी ओन्ड बाय अ इंडियन रेसिडेंट और इंडियन सिटीजन. अब इसका पॉइंट आगे समझेंगे. लास्ट जो आपके पास है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री बेस, अगर ये चीजें आपके पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर भी हैं तो भी ये इंडिया का पोर्शन माने जाएंगी. टेक द सिंपल एग्जांपल, यूएसए में आपकी इंडियन एम्बेसी है. ओके, यूएसए में आपकी क्या है? इंडियन एम्बेसी. तो वो इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट ही माना जाएगा. सिंपल एग्जांपल, हियर इज द यूएसए and in this suppose there is a Indian embassy inside this. suppose ये आपकी रही Indian embassy. तो अगर Indian embassy यहाँ पे है, even it is outside the Indian political boundaries, then too it is the part of what? then too it is the part of economic territory of India. क्योंकि यहाँ पे जो एम्बेसी में रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के चल रहे हैं, ना कि यूएसए गवर्नमेंट के. आर यू गेटिंग दिस सिंपल? अब इसका उल्टा भी सोचो कि अगर
यूएसए की एम्बेसी यहाँ पे आई, जैसे यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैं रेड से दिखा दूं तो यूएसए की एम्बेसी भी तो इंडिया में होगी। तो ये यूएसए की एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है, वो इंडिया के अंदर होने के बावजूद इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। याद रखना, पॉलिटिकल बाउंड्री का पार्ट माना जाएगा, लेकिन उसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे, बिकॉज ये जो यूएसए की एम्बेसी है, इस पे यूएसए के राइट्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे, यहाँ पे इंडिया के राइट्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलेंगे। आर यू गेटिंग दिस सिंपल? सेम इज वी विद द कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री बेस। अगर इंडिया का मिलिट्री बेस यूएसए में है तो फिर ये सब चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती गवर्नमेंट से। सो एनी कॉन्सुलेट्स, एनी मिलिट्री बेस, इफ इंडिया इज हैविंग आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, then too that will be considered was then too that will be considered as economic territory portion or domestic territory portion. अब सबसे पहला टिप, वन एक्सेप्शन वेयर गुड्स कैन नॉट बी मूविंग फ्रीली इज एम्बेसी। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी पीछे स्लाइड में बता दिया, यूएसए एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए ओनली। सिंपल, यहाँ पे अगर अपन डायग्राम से समझे तो यहाँ पर अगर यूएसए की एम्बेसी है, मींस अगर इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, सपोज आई एम गेटिंग विद अ स्टार हियर, तो ये जो यूएसए की एम्बेसी है, ये इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर होने के बावजूद किसका पार्ट मानी जाएगी? यूएसए का पार्ट मानी जाएगी, ये इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन is a part of economic territory of India. Let me show with you another color. Take the example, यहाँ पे Washington USA this is there. तो यहाँ पे अगर आपकी कोई ब्रांच है, इंडियन एम्बेसी इज देयर, इंडियन एम्बेसी इज देयर, तो ये इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में स्टैब्लिश है, वो इंडियन एम्बेसी किसका पार्ट मानी जाएगी? इंडिया के टेरिटरी का, या फिर इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का। इट इज अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे भी टाइम लगा था जब मैंने कॉन्सेप्ट समझा था फ्रॉम माय टीचर, सो इट वाज वेरी मच क्लियर विद माय टीचर दैट इंडियन एम्बेसी जो वॉशिंगटन में है, वो भले वॉशिंगटन में है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ यूएसए के अंदर है, बट देन टू इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि उस एम्बेसी में, ये जो हमारी एम्बेसी है, इस एम्बेसी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे वो इंडिया के चलेंगे। वहीं अगर यूएसए की एम्बेसी आपके इंडिया में स्टैब्लिश है, तो ये जो एम्बेसी यूएसए की है, ये इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। ये किसका पार्ट होगी? यूएसए के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्बेसीज। नाउ सिटीजन एंड रेसिडेंशिप कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दो वर्ड्स आएंगे आपके सामने, फर्स्ट इज सिटीजन एंड सेकंड इज रेसिडेंट। तो सिटीजन जो है वो बच्चों, वो होता है लीगल कॉन्सेप्ट। आप लीगली इंडिया के सिटीजन हो, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका? इंडिया। सो हियर यू विल बी कंसिडर एज इंडियन सिटीजन बाय बर्थ, दैट इज सिटीजन। ओके, अब रेसिडेंट तो आप यहीं पे ही हो, क्योंकि आप सालों से यहीं पे रह रहे हो सकता है आपकी जॉब भी यहीं लग जाए, तो आप रेसिडेंट तो हो ही। बट इफ सपोज टेक द एग्जांपल कि आपकी जो जॉब है वो यूएसए में लगती है, अंडरस्टैंड दी सिंपल एग्जांपल। तो यूएसए में आपकी जॉब लगी तो आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। यूएसए में आप 2-3 साल जॉब कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए, तो अब आप यूएसए के रेसिडेंट कहलाओगे, लेकिन अभी भी आप सिटीजन कहाँ के हो? इंडिया के। आप यूएसए की सिटीजन तभी बन सकते हो जब तक आप यूएस के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करते। ओके, हर एक कंट्री के सिटीजनशिप राइट्स अलग हैं। तो वैसे ही आप बाय बर्थ तो इंडिया के हो, आप चाहो तो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हो, लेकिन रेसिडेंटशिप अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन किसी दूसरी कंट्री में जॉब या फिर अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और वहीं रह रहा है, दोनों कंडीशन ध्यान रखना, job or economic activity, whatever economic activity, and plus he is residing in that country, then he will be considered as resident of that particular nation. Are you getting that? पर citizen तब तक नहीं बनेगा जब तक वो उसके लिए अप्लाई नहीं करता, because I already told you that citizenship is a legal prospect, residentship is an economic concept. Now you will understand what is resident. Resident, where a person or an institution is one whose center of economic interest lies in the economic territory of
the country in which he or she lives. मैंने कहीं बोला दोनों चीजें होनी चाहिए. First and foremost, he has to live in that country. Center of economic interest shall also lie in that particular country only. अगर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे लाई नहीं करता है तो वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा. दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल है. Okay, now we are having some, I'm really doing good in India, so I will should stay here itself only. That is the basic concept. अब आपके सामने problems है. Let us understand these problems and solution one by one. An Indian citizen living in Singapore for business. अब वो will the following is treated as resident of India or another country. वो सिंगापुर का रेसिडेंट बन जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे रह ही नहीं रहा है. ही इज लिविंग इन सिंगापुर और वहीं पे बिजनेस कर रहा है, तो वो रेसिडेंट सिंगापुर का बन जाएगा. लेकिन टॉकिंग अबाउट सिटीजन, सिटीजन तो अभी भी वो इंडिया का कंसिडर करेंगे until and unless उसने सिंगापुर में जाके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया हो. Are you getting this basic concept? Second basic is an Indian citizen working in USA embassy located in India. अब दोनों चीजें मैंने बोला था कंपैरेटिवली होनी चाहिए. ही इज वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही लाई कर रहा है. हाँ, जो इनकम मिलेगी उसको हम उसको आगे पढ़ेंगे, विच इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि उसे एम्प्लॉयमेंट किसी इंडियन पर्सन ने नहीं दिया, एक यूएसए पर्सन ने दिया है, यूएसए एम्बेसी ने दिया है. सो दैट विल बी टेकन फर्दर. सेकंड इज अ स्टूडेंट ऑफ जापान फॉर कमिंग, स्टूडेंट फ्रॉम जापान फॉर एजुकेशन इन इंडिया, तो उसको हम रेसिडेंट ऑफ जापानी मानेंगे. वो यहाँ पे आके अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर रहा है. अगर उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर ली, मान लो एजुकेशन के साथ साथ उसने पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर ली, तो पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर ली तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट थोड़ा तो यहाँ पे आना शुरू हुआ और वो यहीं पे रह रहा है, तो फिर जाके हम उसको मान लेंगे दैट इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दोनों कंडीशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज इंडियन स्टूडेंट लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. अब देखो ऑस्ट्रेलिया में जाके वो पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मानेंगे अनटिल एंड अनलेस इस स्टूडेंट ने जहाँ के वहां पे कोई अर्निंग पर्पस के लिए कुछ स्टार्ट नहीं करा. अगर उसकी इनकम जो भी से खर्चे हैं वो उसके पेरेंट्स पहुंचा रहे हैं उसको ऑस्ट्रेलिया में, तो तब तक क्या माना जाएगा, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो वहां पे कुछ कमा नहीं रहा है. लेकिन अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है साथ ही साथ अपनी एजुकेशन के साथ, तो दैट विल बी नोन एज ही इज अर्निंग देयर, दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज नाउ द रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इसको हम फिल्म से लिंक करें तो इंग्लिश मीडियम जो अभी आई है उसमें आपने देखा होगा जो डॉटर है शी इज गोइंग फॉरेन, तो वहां पे जाके वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाती है, तो वो क्या हो जाएगी, रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रेसिडेंट ऑफ दैट फॉरेन नेशन. मान लो फॉरेन नेशन आपका, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कि वो कहाँ पे वर्कआउट कर रही थी, मान लो वो ऑस्ट्रेलिया ही है. तो अब अगर उसको पूरा पैसा उसकी तरफ से मिलता, मींस फ्रॉम दी इरफान पठान, अगर पूरा इनकम वहां से मिलता, वो घसीटे राम जी की जो दुकान आपके सामने दी हुई थी उसमें एग्जांपल, तो वो अगर उसके इनकम वहीं से आती, उसके सारे खर्चे वहीं से आते, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहलाती. लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि इनकम कुछ भी नहीं है, तो शी स्टार्टेड अर्निंग फॉर हर ओन हर सेल्फ, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी नोन, शी विल बी नोन एज व्हाट, द रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके, hope you are able to understand this lecture. Thank you students. Do subscribe my channel and plus the bell icon, and also like the video if you able to understand from this basic concept. Signing off, this is Kapil Goplani signing off.